नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी। और कैसे हैं बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखिए, राजस्थान भर्ती 2024 में राजस्थान में 70,000 पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री जी ने बजट में बताई थी, है ना। फिलहाल इनमें से होस्टल वार्डन की भर्ती, पर्यवेक्षक की भर्ती, पशु परिचायक की भर्ती, है ना, महिला सुपरवाइजर की भर्ती, महिला वार्डन की भर्ती, है ना, और इसके अलावा आपकी एलडीसी लिपिक की भर्तियां हैं, दोनों ग्रेजुएशन वाले की और 10+2। तो बहुत सारी भर्तियां वर्तमान में चल रही हैं। और राजस्थान की जितनी भर्तियां हैं उन सभी के लिए अपन एक मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। आप सबको पता ही है, कल हमारी पहली क्लास थी, आज सेकेंड क्लास है। राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। और जो एवरीडे का टाइम रहेगा वो यहाँ पर दे रखा है कि लाइव रहेंगे अपन 4 बजे डेली। क्लियर है? तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। स्टार्टिंग करने वाले हैं राजस्थान भर्ती 2024, पर्यवेक्षक, लिपिक, पशु परिचायक, राजस्थान का इतिहास, मॉक टेस्ट सेकंड। यहाँ मैं आपको 10-10, 15-15 प्रश्न जो आप डेली की डेली याद कर सकते हो वो कराता रहूँगा। और हिस्ट्री के एक एक टॉपिक को अपन उठाते रहेंगे। कल हमने चौहान वंश की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं सभ्यताओं की, जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में जहाँ जहाँ संबंध है उन सबका। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जुड़ जाइए। जीपीएस भानु प्रताप, राम राम गुरुदेव। राम राम भानु प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। हमारी जो एक क्लास है, आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही, काजल फौजदार, नमस्ते सर जी। नमस्ते काजल। देखिए, आज अपन जो क्लास ले रहे हैं मॉक टेस्ट वाली, ये बहुत ही शानदार रहने वाली है। राजस्थान में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आरपीएससी का कोई एग्जाम हो या अपना कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान की किसी भी पेपर के लिए अपनी क्लास शानदार रहने वाली है, जबरदस्त रहने वाली है। देखने को आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है। देखिए, 11वां प्रश्न है वैसे तो कंप्लीट मॉक टेस्ट का, लेकिन पहला प्रश्न है, किस स्थल से मौर्यकालीन वस्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन वस्तुकारी के अवशेष कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? कमेंट आपका इंतजार कर रही है, समय आपके आगे चल रहा है। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। किस स्थल से मौर्यकालीन वस्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट से, बागौर से, गणेश्वर से या आहड़ से, है ना। कौन से स्थल से ये प्राप्त हुए हैं आपको बताना है और जल्दी से कमेंट करके देना है कि आंसर क्या आएगा। बिल्कुल, ब्रजधाम, गोवर्धन, ए आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा ब्रजधाम जी, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। लीजिए, 26 सेकंड हुई है, बाकी के विद्यार्थी जवाब दीजिए जल्दी से, क्या आएगा। कौन कौन सी सभ्यता किस चीज से संबंध रखती है? तो देखिए, मैं आपको यहां बता देता हूं। बैराट की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं? बैराट की। तो बैराट इसका सही आंसर है, क्योंकि बैराट का संबंध है मौर्यकालीन वस्तुकारी से। बैराट का संबंध किससे है? मौर्यकालीन वस्तुकारी से। बात करें बागौर की, तो बागौर जो है वो पुरा पाषाण कालीन, है ना। बागौर पुरा पाषाण कालीन सभ्यता है। बागौर जो है पुरा पाषाण कालीन उपकरणों से इसका संबंध है सर। बात करें गणेश्वर सभ्यता की, तो गणेश्वर जो सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन, तांबे की बात हो तो गणेश्वर सभ्यता है। पुरा पाषाण कालीन बागौर है। बैराट में मौर्यकालीन वस्तुकारी का प्रमाण मिलता है। और जो हमारी आहड़ है, कौन सी है? आहड़। आहड़ जो है ताम्र पाषाण कालीन है। कौन सी है? ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। क्लियर सर? तो यहां तक मैंने आपको पहला प्रश्न बताया। बिल्कुल, जीपीएस भानु प्रताप लाइक शेयर कर दिया है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भानु प्रताप जी। देख लीजिए, किस स्थल से मौर्यकालीन वस्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही उत्तर है बैराट। बागौर का संबंध है पुरा पाषाण कालीन उपकरणों से। गणेश्वर का संबंध है ताम्रयुगीन सभ्यता से। और आहड़ का संबंध है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं से। चलिए, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और समय आपका चल रहा है यहाँ पर 35 सेकंड का समय है। जल्दी से आंसर दीजिए सर, जल्दी से। बिल्कुल धमाका मचा दो सर, बिल्कुल शेयर कर दो क्लास को हर जगह ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो भी अपनी राजस्थान
की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उन सबके पास तो वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि वो रोज 20-25 मिनट का समय निकाल करके ये क्लास अटेंड करें। रोज 20-25 मिनट का समय निकाल कर ये क्लास अटेंड करें। गुंजन सैनी सर, राधे राधे, राधे राधे गुंजन जी। देखिए मैं चाह रहा हूँ सभी विद्यार्थियों तक क्लास पहुंचनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े और इस क्लास का फायदा उठाएं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित है। मतलब पुरातात्विक जो स्थल है बागौर वो कहाँ पर स्थित है, तो आप लोगों को बता दूं मित्रों, कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर स्थित है बागौर। कोठारी नदी पर स्थित है बागौर। बनास नदी की यदि मैं बात करूं तो बनास नदी पर कौन सा स्थल है? बनास नदी पर यदि मैं बात करूं मित्रों तो यहाँ है गिलुंड सभ्यता। कौन सी? गिलुंड सभ्यता यहाँ पर है बनास नदी पर। कांतली नदी की बात करूं तो आप सबको याद होगा, कांतली नदी पर है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर है। और इनमें से कोई नहीं तो कोई नहीं, कोई नहीं तो कोई नहीं। चलिए चलते हैं आगे। बिल्कुल शानदार तरीके से जवाब आ रहे हैं सभी विद्यार्थियों के, देख लीजिए। याद रखना है कोठारी नदी पर कौन सी है? बागौर है। बनास नदी पर गिलुंड है और कांतली पर गणेश्वर है। क्लियर? बागौर कहाँ है? बागौर है कोठारी नदी पर। कोठारी बागौर, कोठारी बागौर, बनास गिलुंड, बनास गिलुंड, कोठारी बागौर, कोठारी बागौर। रिपीट करिए, कोठारी बागौर में है बनास गिलुंड और कांतली पर कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर बनी हुई है। चले आगे सर, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, देख लीजिए एक बार। बिल्कुल 13वां प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल को धूल कोट? कौन सा कोट? धूल का कोट, है ना। ये एक टीले का नाम है, आपको बता दूं किसका नाम है? टीले का नाम है। किस पुरातात्विक स्थल को धूल कोट के नाम से भी जाना जाता है? गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़ या बागौर? जल्दी से कमेंट करके बताइए सर, जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या आना चाहिए इनमें से, आंसर क्या आना चाहिए। सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किसे क्या माना गया है। 13वां प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल को धूल कोट के नाम से भी जाना जाता है? गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़ या बागौर? गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़ या बागौर? बताइए जल्दी से क्या आएगा आंसर। बिल्कुल ब्रजधाम सी आ गया आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है सर। किस पुरातात्विक स्थल को धूल कोट के नाम से जाना जाता है? यह एक टीला है और का है, कौन सी सभ्यता का है? आहड़। आहड़ सभ्यता पर जो धूल का एक टीला है, देखिए धूल का टीला जो है उसको कहा जाता है धूल कोट, जहां से ये सभ्यता निकली है, तो धूल कोट के नाम से इसे जाना जाता है। बात करें बची कुची तो पहली सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। देखिए एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न करवा रहा हूं मैं, आपके गौर करेंगे तो। कल 10 प्रश्न करवाए थे तो 10 में 4 ऑप्शन थे, 40 प्रश्न हो गए, आपको पता भी नहीं चल रहा है। इस तरीके से अपन माइंड को धोखा दे रहे हैं। यहां 10 प्रश्न है तो 10 के 40 हो जाएंगे। देखो कैसे। गणेश्वर को क्या कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है भारत में कौन से? भारत में ताम्रयुगीन, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। कौन सी सभ्यताओं की? भारत में ताम्रयुगीन, तांबे से संबंधित जितनी सभ्यताएं हैं उन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर को। क्या कहा जाता है? भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। कालीबंगा, कालीबंगा को हड़प्पा कालीन सभ्यता माना गया है। हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता माना गया है कालीबंगा को। इसमें भी 2 पोर्शन है कालीबंगा, जब अपन पूरी पढ़ेंगे तो 2 पोर्शन है सर कालीबंगा के, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा है, ठीक है। बात करें किसकी? बागौर की, तो बागौर है जो पुरापाषाण कालीन सभ्यता है। कैसी है बागौर? पुरापाषाण, पुरापाषाण कालीन सभ्यता। पुरापाषाण कालीन जो सभ्यता है वो कौन सी है? पुरापाषाण कालीन सभ्यता है बागौर। हड़प्पा कालीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। और भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछा जा चुका प्रश्न है, प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। बताइए भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन है? तो गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। आई थिंक सभी बच्चों की समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल शानदार। क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से राजस्थान का रहने वाला कोई भी विद्यार्थी जो राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उन सबके लिए क्लास महत्वपूर्ण है। सबके लिए, एक के लिए नहीं, सबके लिए। चाहे वो आरएएस की तैयारी कर रहा है, चाहे शिक्षक की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड,
चाहे वो पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, चाहे वो लिपिक की तैयारी कर रहा है, किसी की भी तैयारी कर रहा है ना, क्लास सबके लिए। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, समय चल रहा है, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। मैं चाहूंगा सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब दें, सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न RAS प्री में पूछा गया था सर। किस में पूछा गया था? RAS प्री में पूछा गया था। मैं चाहता हूं सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें, सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर सर जरूर दें, ठीक है। और ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में भी पूछा जा चुका है। किसमें? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में भी पूछा जा चुका प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका उत्तर कौन देगा? जल्दी से दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए सभी विद्यार्थी कमेंट करके। 45-46 समय चल रहा है, टिक टिक करके 1 मिनट का पूरा समय दे रहा हूं इस प्रश्न को करने के लिए। सभी विद्यार्थी, नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट लो, प्रश्न को शेयर करो, स्क्रीनशॉट ले लो और प्रश्न को क्या कर दो? शेयर कर दो सर। क्लास की डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन सभी विद्यार्थियों को देखनी है और कमेंट भी करनी है। नहीं मिल रहा है स्क्रीनशॉट लो, प्रश्न को शेयर कर दो। क्लियर? चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए प्रश्न संख्या 14 किस स्थल से जाख बाबा, कौन सा बाबा? जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पहली बात तो जाख बाबा का मंदिर कहां पर है, कहां पूजे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं गुजरात। कहां पर? गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका है वहां इनकी पूजा की जाती है। किसकी? जाख बाबा की, ठीक है। जाख बाबा गुजरात में इनका बहुत बड़ा टेम्पल है, वहां पर पूजे जाने वाले लोक देवता हैं जाख बाबा। और इनकी जो प्रतिमा है 5 मीटर की प्रतिमा सर, कितनी ऊंची? 5 मीटर की, बहुत ही विशालकाय जो प्रतिमा है वो हमारे भरतपुर जिले के 9 स्थान से प्राप्त होती है। भरतपुर जिले के 9 स्थान से ये प्राप्त होती है। बिल्कुल, जिनका उत्तर सी आ रहा है देख लीजिए एक बार। भीलवाड़ा से नहीं भैया, भरतपुर से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जाख बाबा कौन है? कच्छ से संबंध रखते हैं, गुजरात से। गुजरात के लोक देवता है। 5 मीटर की एक विशालकाय प्रतिमा, किसकी? पत्थर की प्रतिमा, पत्थर की 5 मीटर ऊंची प्रतिमा प्राप्त हुई है भरतपुर के 9 से, ठीक है। भरतपुर के 9 से प्राप्त हुई है। और आपको बता दूं इसको यक्ष प्रतिमा भी बोला जाता है। यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है भरतपुर के 9 से, ठीक है। यक्ष की जो प्रतिमा है उसे ही जाख बाबा कहा गया है। यक्ष की जो प्रतिमा है, इनको 72 यक्ष योद्धा थे। कितने थे? 72। इनको 72 यक्ष भी कहा जाता है, 72 यक्ष या 72 यक्ष भी कहा जाता है। यक्ष की एक मूर्ति प्राप्त हुई है 5 मीटर ऊंची, जिसे जाख बाबा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? गुजरात के लोक देवता है, 5 मीटर ऊंची मूर्ति है, पत्थर की बनी हुई विशाल मूर्ति है। यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है कहां से? भरतपुर के 9 से। भरतपुर के 9 से ये मूर्ति प्राप्त हुई है। आई थिंक क्लियर है, सभी की समझ में चीजें आ गई होंगी, ठीक है। चलें आगे, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके आगे ये रहा, GPS भानु प्रताप सी, नीरज सी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्लास को शेयर कर दो। राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी करने वाला विद्यार्थी, किसी भी भर्ती की तैयारी करने वाला विद्यार्थी, उसके लिए महत्वपूर्ण है ये क्लास। चलिए अगला प्रश्न 15वां, भीम डूंगरी। याद आया? भीम डूंगरी में भीम तालाब, भीमताल है ना, भीमताल कह लो। भीम डूंगरी में है भीमताल। और गणेश डूंगरी, बिल्कुल याद आ रहा है कुछ कुछ। राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बता दो सर। भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं? बैराट, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर। बैराट, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बताइए जल्दी से। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी कौन सी सभ्यता से संबंधित हैं? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दो मुझे फटाक से क्या आएगा आंसर। सुन लीजिए 15वां प्रश्न, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो सर जी एक जगह पड़ती है, एक जगह पड़ती है मत्स्य। देखिए एक राज्य हुआ करता था, अपन कह रहे हैं एक देश हुआ करता था। कौन सा देश? मत्स्य देश। और मत्स्य देश की राजधानी हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी? राजधानी। राजधानी कौन सी थी? विराट नगर। कौन सा नगर? विराट नगर। विराट नगर, विराट जहां का राजा हुआ था, तो विराट नगर जो थी वो मत्स्य देश की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और यहां
पर एक सभ्यता पाई गई है। कौन सी? बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता पाई गई है। और इस बैराट सभ्यता में भीम डूंगरी, बीजक की पहाड़ी है ना, भीम डूंगरी, इसके अलावा यहाँ पर गणेश डूंगरी, ठीक है, इसके अलावा बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, इसके अलावा आपको बता दूं यहाँ पर भीम जो है, कौन? भीम। 5 पांडव हुए थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम वगैरह। तो उनमें से जो भीम था, उस भीम ने एक बार द्रौपदी को लगी प्यास। द्रौपदी को क्या लगी? प्यास। जब द्रौपदी को प्यास लगी तो याद रखना, भीमसेन की जो डूंगरी है, कहां पर? भीमसेन की डूंगरी पर, भीमसेन की डूंगरी पर एक भीम ताल मौजूद है सर। भीम ताल जो है एक गड्ढा है, उस गड्ढे में पानी भरा हुआ है, चट्टान पर बना हुआ गड्ढा जिसमें पानी भरता है, तो इस गड्ढे को कहते हैं भीमताल। भीमताल ने ये गड्ढा, भीम ने ये गड्ढा, जो महाभारत का एक प्रसिद्ध योद्धा हुआ है भीम, उस भीम ने ये गड्ढा तब बनाया था जब द्रौपदी प्यास से व्याकुल थी। और आपको बता दूं, इनका जो अज्ञातवास का समय है, किसका? 5 पांडवों का। 6 महीने जो लास्ट के रह गए अज्ञातवास का समय, वो 6 महीने अज्ञातवास का समय इन्होंने विराट नगर में राजा विराट के दरबार में रहकर के पूरा किया था। ठीक है, राजा विराट के दरबार में रहकर के इन्होंने पूरा किया था। राजा विराट की जो पुत्री थी, उसकी शादी जो थी वो अभिमन्यु से करवाई गई थी। क्लियर? तो राजा विराट के दरबार में रह के अपना जो अंतिम 6 महीने का समय है अज्ञातवास का, वो काटा था। और यहाँ पर भीमसेन की डूंगरी पर भीम ताल है, जो भीम ताल, द्रौपदी को प्यास लगी थी तो भीम ने पत्थर में लात मारी थी, उस लात की वजह से वहां गड्ढा हो गया, पानी निकल आया, वही भीमताल कहलाता है। क्लियर है? आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आई होगी बात। तो कौन सी सभ्यता में भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी है? बैराट सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में है सर? बैराट सभ्यता में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न, 1 मिनट, 15वां, हाँ 15वां करा दिया है। 16वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल भानु प्रताप, नेक्स्ट प्रश्न 16। 11 कमरों वाला विशाल भवन, 11 कमरों वाला, कितने कमरों वाला? 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया है सर? किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? बताइए जरा, जल्दी से बताइए। गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या आहड़ सभ्यता? कौन सी सभ्यता में पाया गया है 11 कमरों वाला विशाल भवन पाया गया है? कौन सी सभ्यता में? बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए, कौन सी सभ्यता में 11 कमरों वाला विशाल भवन पाया गया है? गुंजन जी कह रही हैं सी, गुंजन जी कह रही हैं सी, है ना। ब्रजधाम जी कह रहे हैं बी। चलिए देखते हैं, 12 कमरों वाला जो विशाल भवन है कौन सी सभ्यता में पाया गया है? तो आपको मित्रों में एक जानकारी दे दूं, एक जगह पड़ती है राजस्थान में, उदयपुर। कौन सी जगह? उदयपुर। उदयपुर का एक गांव है, उदयपुर का क्या है? एक गांव, और गांव का नाम है ऊठाला गांव। कौन सा गांव? ऊठाला गांव। और जो ऊठाला गांव है, उस ऊठाला गांव को वर्तमान में कहा जाता है वल्लभ नगर। कौन सा नगर? वल्लभ नगर। इस ऊठाला गांव को वर्तमान में कहा जाता है वल्लभ नगर। कौन सा नगर कहा जाता है? वल्लभ नगर। इस वल्लभ नगर से ही एक सभ्यता प्राप्त होती है जिसे कहते हैं बालाथल सभ्यता। कौन सी? बालाथल सभ्यता। और बालाथल सभ्यता जो है, कौन सी सभ्यता है? बालाथल सभ्यता। इस बालाथल सभ्यता से ही हमें एक दुर्ग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक दुर्ग की संरचना प्राप्त होती है। इस दुर्ग की संरचना, ये जो दुर्ग है ये 5600 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है। कितने वर्ग मीटर एरिया में? 5600। सुनते जाइए पूरी कहानी। उदयपुर, उदयपुर जिले के गांव है ऊठाला गांव। ऊठाला गांव को वल्लभ नगर कहा जाता है आजकल। वल्लभ नगर से एक सभ्यता प्राप्त होती है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता से एक दुर्ग की संरचना प्राप्त हुई है, जिस दुर्ग का जो अपना एरिया है वो है 5600 वर्ग मीटर। कितना वर्ग मीटर? 5600 वर्ग मीटर। इसी दुर्ग से एक कमरा प्राप्त होता है, जिस कमरे में, सॉरी, इसी दुर्ग के पास से एक संरचना प्राप्त होती है। कितने कमरों वाली? 11 कमरों वाला एक भवन प्राप्त होता है। पूरा के पूरा एक भवन है जिसमें कितने कमरे हैं? 11 कमरे हैं। इसके अलावा लोहा गलाने की भट्टी, लोहा गलाने
की भट्टी भी यहाँ से प्राप्त होती है सर, लोहा गलाने की भट्टी। बात समझ में आई। उदयपुर के गांव उटाला गांव से, जिसे वल्लभनगर कहा जाता है, बालाथल सभ्यता प्राप्त होती है। बालाथल सभ्यता से दुर्ग की संरचना मिली है, 5600 वर्ग मीटर का उसका एरिया है, 11 कमरों वाला भवन मिला है। उसके अलावा लोहा गलाने की भट्टी मिली है। क्या मिली है? लोहा गलाने की भट्टी भी मिली है। कहां से? बालाथल उदयपुर से। तो कौन सी सभ्यता में 11 कमरों वाला भवन मिला है? बालाथल। कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। सभी विद्यार्थियों के लिए जानदार रहने वाली क्लास है। बिल्कुल, मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूं, आपको भी जान लगानी है। क्लास को शेयर करना है भैरंट तरीके से, है ना। मतलब हर एक बच्चे तक ये क्लास पहुंचे कि मनीष सर 4 बजे आते हैं और 20-25 मिनट में कवाड़ा कर जाते हैं। ठीक है, तो ये कवाड़ा सबके पास पहुंचना चाहिए, ताकि जब वो एग्जाम दें तो उनको लगे कि हाँ ये कवाड़ा नहीं, बहुत खजाना था। ठीक है, तो आप सभी की जिम्मेदारी बनती है इस क्लास को शेयर करने की। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न चलते हैं। ये याद रखना, 11 कमरों वाला भवन मिला है, एक दुर्ग की संरचना मिली है, लोहा गलाने की भट्टी मिली है। कहां से? बालाथल सभ्यता से। आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्राचीन नगर जो महाभारत। बहुत अच्छा। और महाभाष्य ग्रंथ है। जब मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी तो ये बताया था महाभाष्य, है ना। चलिए, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, बताइए फटाक से कौन सा है? प्राचीन नगर जो महाभाष्य एवं महाभारत दोनों में उल्लेखित है, वह कौन सा है? आपको इस प्रश्न का जवाब देना है सर। बिल्कुल भानु प्रताप जी, आपका सबका सहयोग मांगते हैं, आपका सबका सहयोग मांगते हैं, है ना। बहुत ही शानदार अपन मॉक टेस्ट लेके आए, पूरी राजस्थान जीके पर आधारित। सभी विद्यार्थियों को रोज 20 से 25 मिनट निकाल के क्लास लेनी है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इस क्लास की अहमियत आपको जरूर पता चलेगी, पक्का पता चलेगी। अखिलेश आकाश सी आकाश सी नहीं है सर, ब्रजराम ए, भानु प्रताप ए, बिल्कुल बहुत अच्छा। अही छत्रपुर को क्या कहा जाता है? नागौर कहा जाता है ना। जब वासुदेव चौहान ने, कौन से चौहान ने? वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश की स्थापना की थी कहां से? आपको याद हो? शाकंभरी या फिर सपाद लक्ष्य से, मतलब सांबर के चारों ओर का स्थान, तो अपनी राजधानी बनाया था अही छत्रपुर को, है ना। शाकंभरी की राजधानी रही है अही छत्रपुर। और हम बात कर रहे हैं प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य से दोनों में उल्लेखित है। मित्रों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं 6-7 बार अब तक पूछा जा चुका है राजस्थान के पेपरों में। तो आपको याद रखना है, वह प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, वो जो नगर है वो नगर पड़ता है मित्रों चित्तौड़गढ़ जिले में। वर्तमान के कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। वर्तमान के चित्तौड़गढ़ जिले में। कहां पर? वर्तमान के चित्तौड़गढ़ जिले में। और चित्तौड़गढ़ जिले में क्या है तो वो सुन लीजिए। चित्तौड़गढ़ जो जिला है वर्तमान का, वहां से प्राप्त हुए हैं सर गुप्त काल और सिवी जनपद के सिक्के। यहां से सिवी जनपद के सिक्के प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? सिक्के। तथा गुप्त काल के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। गुप्त काल के सिक्के तथा सिवी जनपद के सिक्के प्राप्त होते हैं। कहां से? चित्तौड़गढ़ से। और चित्तौड़गढ़ की जो एक स्थान है, क्या है चित्तौड़गढ़ की? माध्यमिका नगरी सभ्यता का है। तो क्या है? माध्यमिका नामक स्थान है, जिसका उल्लेख मिलता है सर महाभारत और किसमें? महाभाष्य में। क्लियर है? आई थिंक मेरे हिसाब से महाभारत और महाभाष्य में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? दोबारा देख लीजिए प्रश्न 17। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन सा है? माध्यमिका जो है वो नगरी सभ्यता से संबंधित है। और ये सभ्यता कहाँ पाई जाती है? चित्तौड़ में नगरी सभ्यता पाई जाती है, जहां से एक शहर है माध्यमिका, जो कि महाभारत महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। और इस नगरी सभ्यता से सिवी जनपद के सिक्के प्राप्त होते हैं, गुप्त काल के सिक्के प्राप्त होते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 18। कशिश सैनी बिल्कुल, ए नागरी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चलिए प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? देखिए, पुरातात्विक स्थल रंग महल कई बार पूछा गया है। कौन सा महल?
रंग महल कई बार पूछा गया है, कहाँ पड़ता है रंग महल? रंग महल है हनुमानगढ़ में। कौन से गढ़ में? हनुमानगढ़ में। रंग महल जो है वो हनुमानगढ़ में है। ठीक है साहब, हनुमानगढ़ में रंग महल है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है तो आपको बता दूं, 105, कितनी 5? 105 मुद्राएं प्राप्त हुई है। किसकी? तांबे की। तो 105 तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई है। कहाँ से? हनुमानगढ़ रंग महल से 105 तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 कांसे की सील प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? 2 कांसे की सील प्राप्त हुई है ना। और इन सीलों पर जो नाम है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। इसके अलावा और यदि बात करूं तो मृद भांड प्राप्त होते हैं। कौन से भांड? मृद भांड प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, मिट्टी के बर्तन, 2 कांसे की सील जो जिन पर ब्राह्मी लिपि पर लिखा गया है, और इसके अलावा 105 तांबे की मुद्राएं कहां से प्राप्त हो रही है? रंग महल। रंग महल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। देख लो, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? कहाँ है बोलो? हनुमानगढ़ में है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। भैया अगर जल महलों की बात की जाए, जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी कहाँ है? जल महलों की नगरी डीग। जल महलों की नगरी क्या है? डीग है। जल महलों की नगरी डीग है। अजय दुर्ग की यदि बात की जाए तो भरतपुर, लोहागढ़। कौन सा गढ़? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का, है ना। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का। गंगा मंदिर भरतपुर का। कौन सा मंदिर? गंगा मंदिर भरतपुर का। और बात करें लक्ष्मण मंदिर, कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर कहाँ का? भरतपुर का। और बात करें बंद बरेठा कहाँ? भरतपुर में। केवला देव घनापच्छी विहार कहाँ? भरतपुर में। रामसर साइट है। तो याद रखिए, भरतपुर और डीग घूमने लायक जगह हैं। हनुमानगढ़ में आपको बताई दिया अभी क्या है? अन्न का कटोरा, गंगानगर। चले आगे, चले आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं बिल्कुल आगे। देखिए अगला प्रश्न 19वां क्या कह रहा है? 19वां प्रश्न पढ़िए जरा एक बार। बहुत ही शानदार क्लास, बहुत ही गजब की क्लास रहेगी। बेफिक्र रहिए, जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको इस क्लास की अहमियत पता चलेगी। जैसे करंट जीके की क्लास चलती है, जैसे स्टैटिक जीके की क्लास रोज चलती है, उसी तरीके से हम आपके लिए लेके आए मॉक टेस्ट। राजस्थान के सभी कंपटीशन में जो बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं वो मॉक टेस्ट, है ना। बहुत सारी क्लासों का एक मतलब अलग अलग टॉपिक वाइज टॉपिक आपके लिए 10 प्रश्न रोज दिए जाएंगे। 20 मिनट का टाइम, 20 मिनट डेली क्लास लीजिए और धमाका मचाइए एग्जाम में जाकर के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा? प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है? पहली बात तो अपोलोडोटस था कौन, है ना। पहली बात तो अपोलोडोटस था कौन? तो याद रखिए एक यूनानी। कौन था? यूनानी एक योद्धा था अपोलोडोटस, है ना। या फिर हम कहते हैं एक यूनानी शासक हुआ है। यूनानी शासक कौन है? अपोलोडोटस, है ना। अपोलोडोटस कौन है? एक यूनानी शासक है। इस यूनानी शासक का सिक्का प्राप्त हुआ है कहां से? तो मित्रों आपको बता दूं, एक जगह पड़ती है राजस्थान में टोंक। कौन सी जगह पड़ती है? टोंक। और टोंक के पास एक नदी पड़ती है ढील नदी। कौन सी नदी है? ढील नदी। और इस ढील नदी की यदि मैं बात करूं तो इस ढील नदी के पास से, है ना, इस ढील नदी के पास से एक सभ्यता प्राप्त होती है, रेड सभ्यता। कौन सी? रेड सभ्यता। और इस रेड सभ्यता से आपको बता दूं मैं, इस किसका? यूनानी जो शासक है अपोलोडोटस, इसका सिक्का प्राप्त होता है। कौन सी सभ्यता से? रेड सभ्यता से। दोबारा सुन लीजिए, क्या कहा मैंने कि एक यूनानी शासक हुआ है अपोलोडोटस, और कहां? टोंक। टोंक की ढील सभ्यता, ढील जो नदी है वहां पर एक रेड सभ्यता पाई जाती है। उस रेड सभ्यता से बेटा हमें एक सिक्का, एक ही सिक्का प्राप्त हुआ है। केवल कितने सिक्के? एक सिक्का प्राप्त हुआ है। और ये जो एक सिक्का है ये भी कुछ मिटा हुआ है ना। यूनानी शासक किसका है? अपोलोडोटस का है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रश्न है ना। अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है कहां से? रेड सभ्यता से। और सर जी बात करूं रेड सभ्यता से तो एक और बात याद रखिए, टोंक किसकी? एक मिनट वापस चलते हैं उसी प्रश्न में। हाँ, टोंक। ये जो टोंक जो है ना, इस टोंक के बारे में एक बात और याद रखना, टोंक जो है ना वो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर है। प्राचीन राजस्थान का
क्या कहा जाता है? टाटा नगर। कौन सा नगर? टाटा नगर, ये भी याद रखना है। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसको कहा जाता है? टोंक को। टोंक को कहा जाता है प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर, पूछा गया प्रश्न है। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर टोंक को कहा जाता है। टोंक से रेड सभ्यता प्राप्त होती है और रेड जो सभ्यता है इसी से यूनानी शासक अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है। क्लियर है यहां तक? लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न 20वां, जल्दी से जुड़ जाओ। हाँ बहुत अच्छा, भानु, गुंजन, है ना, काजल, आकाश, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ब्रजधाम जी, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है पढ़ाने में। बस आपका एक काम है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि राजस्थान की किसी भी परीक्षा में भाग लेने वाला कोई भी विद्यार्थी मिस ना कर पाए, है ना। रोज का 20 मिनट 25 मिनट सभी विद्यार्थी निकाल सकते हैं, रोज के 20-25 मिनट सभी विद्यार्थी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप डेली क्लास लेते रहो, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, धीरे धीरे आपको परिवर्तन दिखने लगेगा। चलिए लास्ट प्रश्न, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बताइए, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? कमेंट कर दीजिए जल्दी से। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सर जी एक जगह पड़ती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, जगह कहाँ पड़ती है? जगह पड़ती है सर जी विराट नगर। कौन सा नगर? विराट नगर। इस विराट नगर से एक सभ्यता प्राप्त हुई है, बैराट। कौन सी सभ्यता? बैराट। इस बैराट सभ्यता से मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है? गुप्तकालीन साक्ष्य मिले हैं, गुप्तकालीन साक्ष्य मिले हैं। सिवी जनपद का उल्लेख मिला है, सिवी जनपद का उल्लेख मिला है। इसके अलावा 5 जो पांडव थे उसमें से भीम ताल मिला है यहाँ पर, है ना। गणेश डूंगरी है, कौन सी डूंगरी है? गणेश डूंगरी है। भीम डूंगरी है, भीमसेन की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी है। कौन सी? बीजक पहाड़ी है। इसके अलावा आप लोगों को और बता दूं मैं कि बौद्ध मठ मिले हैं यहाँ से। क्या मिले हैं? बौद्ध मठ। बौद्ध मठ का मतलब बौद्ध मंदिर मिले हैं, है ना। बौद्ध मंदिरों का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो याद रखिए विराट नगर की बैराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं बौद्ध मंदिर। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर है? कोई भी पूछ ले तो विराट, वी से विराट, वी से बौद्ध, वी से विराट, वी से बौद्ध। क्लियर है? इसके अलावा आपको और बता दूं कि बैराट जो विराट नगर की सभ्यता है यहाँ पर प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। इस विराट नगर को क्या कहा जाता है? प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। याद रखना हमेशा, प्राचीन युग की चित्रशाला। क्यों कहा जाता है प्राचीन युग की चित्रशाला? तो वो भी सुन लीजिए उसका रीजन। यहां से बहुत अधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, यहां से बहुत अधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और बहुत अधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, इसीलिए विराट नगर को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। क्लियर? यहां तक सभी का क्लियर होगा। प्राचीन युग की चित्रशाला कौन सी है? विराट नगर। प्राचीन युग की चित्रशाला कौन सी है? विराट नगर। प्राचीन युग की चित्रशाला कौन सी है? विराट नगर। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर टोंक। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर क्या है? टोंक है। इसके अलावा आप ये सारी चीजें याद रखोगे। चलिए प्रश्न हो गए समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मेरी सुन लीजिए 1 मिनट की बात। आप सभी विद्यार्थियों को रोजाना डेली यथावत तरीके से शाम को 4 बजे रोज क्लास मिलती रहेगी और ये क्लास यकीन मानिए राजस्थान के सभी एग्जाम में बहुत उपयोगी होगी। तो मैं तो इतना चाहूँगा, पढ़ाने का काम मेरा और शेयर करने का काम आपका। सभी विद्यार्थियों तक क्लास पहुंचनी चाहिए जो भी राजस्थान में रहते हैं या राजस्थान में रहते हुए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सबको बताओ कि शाम को 4 बजे मनीष सर की क्लास चलती है जहां पर आपको रोज मॉक टेस्ट लिया जाता है। चलिए मुलाकात करेंगे अगली क्लास में और मैं चाहूँगा कि अगली क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।